रशिया यूक्रेन की वॉर जो चल रही है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसके बारे में 2025 में क्या प्रेडिक्शन बता रहे हैं? तो रसिया और यूक्रेन का यही शीत युग के टाइप का जो चल रहा है, शीत युद्ध जो चल रहा है और थोड़ा बहुत फाइट चलता ही रहता है। वो हाँ, अप्रैल में इस टफ टाइम फॉर होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए अप्रैल महीना एक सेंसिटिव है। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स चालू है वो ट्रिगर बहुत हो जाएंगे। आने वाला जिसके साथ हमारे रिलेशंस नहीं अच्छे, मान के चलो जैसे इंडिया कनाडा, हाँ, आप बताइए इनके बारे में। कनाडा का मैंने बोला 2025 एंड आते आते कनाडा की हालत ख़राब हो जाए। अच्छा, एंड ऑफ द ईयर जाते जाते हम बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएं, यानी कि हमें झुक के भी सलाम करना पड़ेगा। और इजराइल पैलेस्टीन? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमने आज जिनको बुलाया है उनका एस्ट्रोलॉजी पे काफ़ी कंट्रोल है। काफ़ी सालों से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अराउंड 2000 से वो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं। वो रिसर्चर भी हैं, प्रोडिक्टर भी हैं, एजुकेटर भी हैं, इनोवेटर भी हैं, ऑथर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आइए जानते हैं ये जो सप्तरंगी इंसान है, इतने सारे काम करते हैं, इन्हें हर एक लेवल पे थोड़ा डीपली कुरेदते हैं और जानते हैं कि 2025 किस तरह रहेगा लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आज मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर मौलिक भाई भट्ट से। जी मौलिक भाई, हेलो। शुभम, हेलो। क्या हाल चाल है मौलिक भाई? बस बढ़िया एकदम। ओके, क्या बाकी रहता है? आप रिसर्चर हैं, प्रेडिक्टर हैं, एजुकेटर हैं, इनोवेटर हैं, ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर है। तो ये तो सारे सात रंग या सातों सात स्वाद आपके उसमें है। तो हमें कुछ बताइए हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा कि आप करते क्या है एग्जैक्टली? ये तो कुदरत का सपोर्ट है, भगवान का आशीर्वाद है हमारा। रिसर्च एक्चुअली में मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जी। तो ग्रेजुएशन मेरा साइंस में रहा। इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की है मैंने, साथ में बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा है और साथ साथ में एक इंस्पिरेशन था घर में, थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा था। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है बट एक एटमॉस्फेयर था बिकॉज ऑफ ब्राह्मण फैमिली। एक थोड़ा हम अपन ये शास्त्रों के साथ जुड़ा हो रहना जी। हमारा एक पुराना, बहुत पुराना 250 साल पुराना एक आश्रम मंदिर है। अच्छा। नॉन कमर्शियल है, हम सब पूजा पाठ के लिए बहुत सारा, बहुत बड़ा आश्रम है। यही गुजरात में या? हाँ, नर्मदा किनारे। अच्छा। बहुत अच्छा आश्रम है। हम हमारे साधक आते हैं, बहुत अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारा उसमें छोटे से तब से वहाँ जाते हैं तो एक वहाँ से वाइब्स मिलता था। जी जी जी। और एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया। फिर मेरा एजुकेशन जो था उसको मैंने उसमें अप्लाई किया। इंजीनियरिंग का फिजिक्स में ग्रेजुएट हूँ तो उसका जो नॉलेज मेरे को गेन हुआ था वो मैंने एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किया। तो जैसे अप्लाइड साइंस है आज, हम जैसे हम ये बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, सब अप्लाइड साइंस है। साइंस वैसे ही मैंने एक थॉट आया कि भाई क्यों ना हम अप्लाइड शास्त्र में काम किया जाए। तो शास्त्र को प्रेजेंट करने का, शास्त्र को यूज़ करने का एक सीमित दायरा है, बट उसको अगर अप्लाइड शास्त्र में हम अगर कन्वर्ट कर पाए तो एक लोकमानस तक, जन जन तक उसको हम इजीली, जितना हो सके, जितना कंट्रोल इजीली हो सके उतना, वो थॉट से मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो मैंने एक रिसर्चर की तरह उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले तो ये एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है और बहुत एस्ट्रोलॉजी जो जानते हैं एस्ट्रोलॉजर की प्रैक्टिस करते, मैंने देखा उनको एस्ट्रोनॉमी में रुचि नहीं होती है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर है बट एस्ट्रोनॉमी में रुचि नहीं है। ओके। तो उनको वो विज़न ही नहीं मिल पा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी जो हमारे एंशियंट ऋषि मुनियों ने आज से 15,000 साल से पुरानी ये साइंस है। मैं बोलता हूँ ये एजुकेशन सिस्टम सबसे पुराना सिस्टमेटिक एजुकेशन है तो एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। क्योंकि आज से कम 13,000 साल पुराना है, उसकी 13,000 साल पुरानी पुस्तक है, उस पर हमने पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज दिया हुआ है, कैसे पढ़ना, कैसे करना, कैसे क्या करना। तो सबसे पुरानी एजुकेशन सिस्टम एस्ट्रोलॉजी है। ओके। तो एस्ट्रोनॉमी अगर आप जानते हो तो आपको उसका विजन, 3 डायमेंशन में विजन पता चलता है। आई से
तो हमने वहाँ से मैंने मेरी जर्नी शुरू किया रिसर्च करना, उसको एस्ट्रोनॉमी, उसकी मैथ्स में बहुत मैंने अध्ययन किया। खुद टेलीस्कोप लिए, 2-3 टेलीस्कोप मेरे पास है। हर साल में 3-4 बार हम अपने स्टूडेंट्स और मेरी टीम को लेके एस्ट्रोनॉमी करने जाते हैं। साइंटिस्ट को बुलाते हैं, एस्ट्रोनॉमर को बुलाते हैं, उनसे भी हम हमारा ज्ञान आदान प्रदान करते हैं, बायस नहीं रखते। सीखना तो सब जगह। तो साइंस क्या कहता है और शास्त्र क्या कहता है, उसको एक ब्रिज बनाने का रिसर्च। उसमें जैसे हमने पूरा एस्ट्रोनॉमिकल, हमारे बहुत सारे पुराण ले लो, अब महाभारत रामायण ले लो, जो आज से कम 4-5 हज़ार साल पहले की जो टेक्स्ट है, वो सारी टेक्स्ट में एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस बहुत सारे हैं। और एस्ट्रोनॉमी इज ओनली एविडेंस कि जिससे आप एग्जैक्ट टाइमिंग बता पाते हो। अच्छा, जैसे आप जियोग्राफिकल रिसर्च करते हो या समुद्र का लेवल रिसर्च करते हो, आप एक रेंज बता पाते हो कि भाई ये 1000-2000 साल पुराना है या 500 से 1500 साल, उसकी रेंज मिलती है, एग्जैक्ट डेटिंग नहीं मिलता। एग्जैक्ट डेटिंग सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एस्ट्रोनॉमी से, क्योंकि वो कम से कम 40-50 लाख तक रिपीट नहीं होता है। ओके। तो आपको एग्जैक्ट डेटिंग मिल जाती है। तो हमने वहाँ से शुरू किया। और काल गणना, जिसके लिए मैंने बहुत देखा आज तक, जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना कलयुग में जीते, हम कलयुग में है ही नहीं। बट ये मैंने काफ़ी लोगों को मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं ये क्या कलयुग में नहीं है, ये सब बोलते गलत है। मैंने बोला आपने पढ़ा? देखिए नहीं, मैंने सुना। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ सुना है। सुनने ही बात चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। सो हमारे पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है, इसलिए नहीं, हमारे पास एविडेंस नहीं, आम पब्लिक के पास एविडेंस नहीं है। और जो लोग भी बोल रहे हैं उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, उसको कैलकुलेट नहीं किया है। तो हमने काल गणना पे पहले काम किया, फिर एस्ट्रोनॉमी पे काम किया। एस्ट्रोनॉमी पे भी आज जो ज्योतिष चलता है वो ही ज्योतिष एक्चुअली में 2000 साल पहले नहीं चलता था, उसकी एस्ट्रोनॉमी अलग थी। तो हमने उसको डिवाइड किया। फिर आज जो हम नासा के जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको मिला के हमने पूरा रिसर्च किया। तो काल गणना किया, फिर महाभारत का डेटिंग, एग्जैक्ट डेटिंग क्या है, रामायण का एग्जैक्ट डेटिंग क्या है, फिर बॉडी फंक्शन के साथ मैं हमारी पूरी टीम है, बॉडी फंक्शन के साथ एस्ट्रोलॉजी, ये कॉस्मिक वाइब्स कैसे आपको असर करते हैं। जैसे कभी कभी आपको लगता है मूड नहीं है, कभी मूड है जी, तो वो कैसे आपके बॉडी फंक्शन में इफेक्ट करता है, उस पर रिसर्च किया। फिर हमने आर्थराइटिस पे किया, इनफर्टिलिटी पे काम किया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी पॉइंट पे हमने रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो ये रिसर्च का पार्ट है। तो ये रिसर्च का पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्टर। तो आप प्रिडिक्टर भी हैं, तो किस तरह की प्रिडिक्शंस में आप बेसिकली मैंने प्रिडिक्शंस में लगभग जैसे आपने बताया 2000 की साल से मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने स्टॉक मार्केट तो मैं थ्रू आउट मेरा ये करियर ही उसमें डेवलप किया है। तो स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस करते हैं हम, मैं करता हूँ। प्लस स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी में काम करता हूँ। तो मैं क्रिकेट, फुटबॉल, कौन मैच जीतेगा, कौन टॉस जीतेगा, टूर्नामेंट कौन जीतेगा, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, और वो एक्यूरेसी पिछले 22 सालों की एक्यूरेसी हमारी 80+ है, 80% से ज़्यादा करेक्शन है। ओके। तो ये हम प्रिडिक्ट करते हैं, क्रिकेटर का परफॉर्मेंस हम प्रिडिक्ट करते हैं। प्लस हम ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है तो हम वेदर प्रिडिक्शंस करते हैं, ये जैसे भूकंप, अर्थक्वेक आप बताते हो। अच्छा। पॉलिटिकल इलेक्शन प्रिडिक्ट करता हूँ। अच्छा। और वो भी ये सब ऑलमोस्ट 75-80% एक्यूरेट है पिछले 20-22 सालों से। तो उसकी एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का भी एक पार्ट है। अगर उसको आप स्टडी करते हो, उस पर रिसर्च करते हो, तो ये सब शास्त्र से बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ओके। तो और इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो आप एजुकेटर भी हैं। हाँ। तो क्या एजुकेशन में क्या करते हैं? बेसिकली क्या है, जैसे मैंने रिसर्च किया, जो मैंने प्रेडिक्शंस किया, उससे बहुत कुछ मैंने सीखा ये जर्नी में। तो गुरु आदेश से, और थोड़ा एक था कि भाई हमें ये नॉलेज को आगे भी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने हमारा कॉस्मोगुरु इंस्टीट्यूट डेवलप किया। तो कॉस्मोगुरु इंस्टीट्यूट में आते हैं लोग पूरे वर्ल्ड वाइड से, हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और आज हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा काम चल रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी, एलजे यूनिवर्सिटी, केपी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ये सारी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्स, मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी कोर्स चलाते हैं। तो मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ, मेरी टीम को तैयार करके वो भी पढ़ा रही है। और हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस और प्रैक्टिकल वे में कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सिखाते हैं। अच्छा। और वो पूरा रिसर्च जो हमने किया है, अभी भी रिसर्च चला है, जो रिसर्च करते हैं उसको हम एजुकेट करते रहते हैं। अच्छा। तो एक पूरा चेन बनाया हुआ है रिसर्च और एजुकेशन का। ओके। अब आते हैं इनोवेटर। ये कुछ समझ में नहीं आया कि आप इनोवेटर कैसे हैं, किस तरह का इनोवेशन आप करते हैं? बेसिकली एक जैसे हमने रिसर्च कर रहे हैं, साथ साथ में हम काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमारा MOU है। तो हम रिसर्च करते हैं पूरा ह्यूमन बॉडी पे। जैसे
आप कोई भी पेड़ ले लो, हमने दो एक्सपेरिमेंट करवाए थे। पेड़ जो होते हैं उन पे भी कॉस्मिक वाइब्स का असर होता है। अच्छा। और वो असर मेटाबॉलिक उसके कॉम्बिनेशंस में होता है, उसके ग्रोथ में होता है, और ये साइंटिफिक हमने प्रूव किया। उसके बाद हमने हर्बल्स को लेके हमारे जो सूर्य चंद्र जो हमारे जो होते आजकल क्या होता है, आप नंग पहन लो, स्टोन पहनते हो, ऐसे अलग अलग रेमेडीज है। करेक्ट। तो हमने वो थोड़ा डिफिकल्ट से, थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ती है और उसको एनर्जाइज करने का सिस्टम भी थोड़ा डिफिकल्ट जी। है। तो वो अप्लाइड शास्त्र का जो मेरे दिमाग में ख्याल आता था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके हर्ब्स बनाए, दवाइज बनाए, कैप्सूल्स अच्छा। बनाए। और उसको भी हमने जैसे ये रैट्स पे उस पर टेस्टिंग करते हैं जो एलोपैथिक स्टाइल में, उस पर हमने टेस्टिंग कराया। तो अभी हमारे पास उसका सर्टिफिकेशन है कि हम वो टॉक्सिसिटी भी क्लियर है। अब हम वो न्यूरोट्रांसमीटर्स में हर उसमें कैसे असर करता है, और वो हर्ब्स हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, स्टूडेंट्स के थ्रू उनके क्लाइंट्स को देते हैं। तो जैसे अभी आपका सूर्य डाउन है, जैसे अभी ना बोला, आपको लगता है 2-3 महीना कि यार मेरा ये कुछ अच्छा नहीं जा रहा, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, फिर 1-2 महीने आपको डाउन लगता जी। है, फील नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कॉस्मिक वाइब्स होता है। तो उसके लिए हमने एक हर्ब्स बनाया हुआ है, दवाई बनाई कि आप वो ले लो, कंटिन्यूस लेते हो तो आपकी वो ऑरा चैनलाइज होती है। क्योंकि अंदर जो हमारी थॉट्स है, उस हिसाब से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस हिसाब से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। और जैसे हमें भूख लगना, हमें नींद आना, ये सब जो ट्रिगर होता रहता है, वो ट्रिगर होने की जो जैसा आता है वैसा ही हमारे शास्त्रों को हमने डिकोड किया है, कुंडली के हिसाब से कॉस्मो वाइब्स को डिकोड किया है, और उसका हमने एक पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बनाया हुआ है। ओके। तो वो ऑटोमेशन सिस्टम वो है हमारा लाइक पैथोलॉजी। अच्छा। तो हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर है हमारा, वर्ल्ड का पहला। जी। तो वो पैथोलॉजी लैब के आपको रिपोर्ट दे देगा कौन से वाइब्स आपके कब है, कैसे है। ओके। और अकॉर्डिंग ही हमारा एक फार्मास्यूटिकल है, वो आपको दवाई दे देगा, भाई आप ये दवाई ले लो, आप ये करो। और ये मेडिकल दवाई नहीं है, आपकी बीमारी के लिए नहीं है, आपकी अच्छा। वाइब्स के लिए, आपकी ऑरा के लिए है। ओके। और वो आपको देते हैं। तो हमने ये इनोवेशन किया है, और वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बनाया है। जो हमारे इंस्टीट्यूट में एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या जो सीखना चाहते हैं, वो सीखते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। तो आज उनकी ब्रांड और बन रहा है, इकोनॉमी भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो हम खुद ऐसा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो मौलिक भाई, ये जो आप कह रहे हो कि आप इनोवेटर है और इस तरह के, तो ये जब आप देते हैं दवाई या कैप्सूल्स जो भी है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स होती है, सिंगल हर्ब्स होती है? नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स होती है। अच्छा। उसको उसमें पूरा दिया हुआ है कि आपको कब हर्ब्स लेनी है, कब उसको उगाना है, कब उसको छूटना है, कब उसको पिक करना है, उसमें से कब उसको बनाना है, प्लस कौन से कॉम्बिनेशंस करना है। और ये सब शास्त्र में है। प्लस हमने थोड़ा आज मॉडर्न साइंस को लेके उसको थोड़ा फ्यूजन करके उसको एक फॉर्मूलाइजेशन मैंने क्रिएट किया, और वो हर्ब्स को हमने डेवलप किया, और वो हमने टेस्टिंग भी किया। अभी रैट्स पे किया है, अब क्लिनिकल टेस्टिंग वाले फेज में है। ओके। तो ये कमर्शियली कब तक आने के? अराउंड ये फरवरी में हम कमर्शियली, मार्च में 2025 में हो जाएगा, और मई में हम उसको लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मई 2020। तो फिर ये किस तरह के स्टोर्स पे मिला करेगा? ये हम इसको हमने कंट्रोल सिस्टम रखा है, क्योंकि अगर देखो इसमें सिर्फ पैसा का एक फॉर्मेट हमें नहीं रखना है, क्योंकि शास्त्र को भी एक साथ में रखना है। तो हम क्या करते हैं, जो एजुकेटेड हमारे साथ एजुकेशन यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन लेते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, उनको ही हम पूरा सॉफ्टवेयर देते हैं, और वही सॉफ्टवेयर से वो गाइड करते हैं, और वो ही प्रिस्क्राइब करेंगे और वो ही डिलीवर करेंगे। अच्छा, वो लोग खुद ही डिलीवर करेंगे? हाँ, ओके। सो बड़े कंट्रोल वे में आपने हाँ, उनके लिए हमने खुद का ऐप, उनका खुद का ऐप बनाया क्लाइंट के लिए, मोबाइल ऐप। तो हम हमारे स्टूडेंट को उनका मोबाइल ऐप बना के देते हैं ऑटोमेशन में। तो 360 डिग्री में स्टूडेंट को डेवलप करते हैं, तो उसका खुद का ब्रांड बनता है, वो खुद अर्न भी कर सकता है, एक करियर बना सकता है। वैसा हम उसको पूरा सपोर्ट देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, सब हम देते हैं। ओके। अब इसके बाद आते हैं ऑथर। तो क्या आपने लिखा है या लिखते हैं? अभी जैसे मैंने बहुत सारा काम करने का है, और छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का सोचा है। तो अभी मैंने खुद ये जो रामायण पे रिसर्च किया उसकी बुक किया है जी, रिसर्च बुक पब्लिश किया है। फिर वर्ल्ड प्रिडिक्शन के लिए मैंने क्रिकेट वर्ल्ड कप का प्रिडिक्शन किया, स्टॉक मार्केट की बुक मेरी पब्लिश हो चुकी है। प्लस आने वाले 31 टाइटल्स है। और अभी मैंने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मोटिवेट किया है, वो लोग रिसर्च करते हैं, वो साथ में मिल के बहुत सारी
बुक्स पे हम काम कर रहे हैं। जैसे 6-7 टाइटल तो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट के साथ कॉम्बिनेशन में मैंने पब्लिश कर चुका हूँ। अच्छा। और बहुत टाइटल्स पे काम चालू है जो नियर फ्यूचर में डे बाय डे, क्योंकि आज भी बहुत सारा, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में मैंने देखा कि एक ही बुक कंटेंट चेंज होके बार बार पिछले 100 साल से लिखी जा रही है। जैसे राशियों में क्या होता है, ग्रह में क्या, तो वो ऑलमोस्ट वो फिक्स ही है। अच्छा। आप अलग फॉर्मेट में लिखोगे, अलग टाइटल बना के लिखोगे, और क्या है, हम क्या करते हैं, हम नया रिसर्च करते हैं और नया रिसर्च को पब्लिश करते हैं। तो ये ऑथर के रूप में, राइटर के रूप में मेरे स्टूडेंट के साथ बहुत सारी पुस्तकें हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं और बहुत सारी अपकमिंग्स है। और एक और है एंटरप्रेन्योर। आप क्या क्या करते हो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में? एक्चुअली में हमारी 2 कंपनियां है, कॉस्मो गुरु प्राइवेट लिमिटेड और कॉस्मो कुंडली प्राइवेट लिमिटेड। कॉस्मो कुंडली प्राइवेट लिमिटेड मैंने जैसे बताया, हम ऑटोमेशन करते हैं। तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, प्लस हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए उनकी वेबसाइट्स, उनके मोबाइल ऐप्स और पूरा ऑटोमेशन करके देते हैं, ERP डेवलप करके देते हैं। तो हम उनको आज के एरा के हिसाब से तैयार करते हैं। अच्छा। उनका पूरा SMS सिस्टम कैसे रहेगा, व्हाट्सएप सिस्टम कैसे रहेगा, पूरा उनको डिजिटलाइजेशन करते हैं, वो हमारी कॉस्मो कुंडली करती है। और कॉस्मो ग्रुप हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो हमारे स्टूडेंट और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका प्रोडक्ट और सर्विस को पब्लिक के साथ कैसे ले जाना, उनकी बुक्स लिखी है तो कैसे पब्लिक तक पहुंचाना, उनको कंसल्टिंग कैसे मिलेगा, वैसा पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है। तो रिसर्च टू रेमेडीज 360 डिग्री हमने पूरा डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहेंगे? कुछ बाकी रह गया तो वो बता दीजिए। नहीं, बहुत कुछ है ऐसे तो कहने के लिए। जैसे मैंने बताया कि भाई हम प्रेडिक्शंस के लिए करते हैं और हम पूरा रिसर्च का एक टीम है। जैसे अभी मैं उसके अंदर हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, सर्जन्स है, MD मेडिसिन है, ऐसे बहुत सारे जो हमारी टीम है 13 लोगों की, जो रिसर्च की टीम है, वो अभी रेमेडीज डेवलप कर रही है। प्लस हम बहुत सारी इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी हम। होपफुली 1-2 साल में हम उसके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से और उसमें देखो तो इनफर्टिलिटी का रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो आने वाली जनरेशन के लिए कैसे उसको बेनिफिट मिले, उस पर भी हमारा एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको हम पब्लिक के लिए अवेलेबल करा देंगे। ओके, फाइन मौलिक भाई। अब आ जाते हैं आपके प्रेडिक्शंस, जिसका हम सबको इंतज़ार है। ठीक है, तो पहले है कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर जो चल रही है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसके बारे में 2025 में क्या प्रेडिक्शन बता रहे हैं आप? अभी 2025 में जो ग्रह योग है, एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है जी, जिसके हिसाब से जो वर्ल्ड का मैप है उस पे ग्रहों को अगर हम रखते हैं तो रशिया और यूक्रेन का यही शीत युग के टाइप का जो चल रहा है, शीत युद्ध जो चल रहा है और थोड़ा बहुत फाइट चलता ही रहता है, वो चलता ही रहेगा। और आगे जा के उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के चांस है, पर 2025 में थोड़ा कंट्रोल है। उसके बाद फिर से थोड़ा कंट्रोल टूटेगा, बट अभी भी जो यथास्थिति जो बोल रहे हैं ना वो रहेगा। बीच में अराउंड मैं आपको बोलूँ तो समथिंग जून के आसपास थोड़े योग बन रहे हैं। अगर उस टाइम पे दोनों के जो लीडर्स है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और कोई रास्ता निकल जाए, तो वो टाइम है कि रास्ता निकलेगा। अगर वहाँ पे नहीं मिला तो फिर 2025 तक वही कंटिन्यू चलता है। हम सिर्फ 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना मौलिक भाई, उससे आगे नहीं जाना। नहीं, उसने जा रहे जून के आसपास अगर कोई यहाँ पे चांसेस हैं उनके, दोनों लीडर्स बोले कि हाँ चलो हम बंद करने को रेडी है, तो हो गया। बाकी फिर पूरे एंड 2025 तक वो ये सेम सिचुएशन रहेगी। तो ट्रम्प साहब के आने से उनका कुछ फायदा होगा, क्योंकि वो शायद हाँ मार्च में आएंगे, जनवरी फरवरी के बाद आएंगे। हाँ, तो मार्च में आएंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है जून के आसपास आप समझ लो। लेकिन हाँ, अप्रैल में इट्स टफ टाइम फॉर होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए अप्रैल महीना एक सेंसिटिव है। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स चालू है वो ट्रिगर बहुत हो जाएंगे, और जहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट पे खड़े हुए हैं वहाँ पे तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तो अप्रैल इज की फिक्सर के अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखूं या वर्ल्ड जैसे विद्रोह के बारे में देखूं, जैसे अनरेस्ट हो गया बांग्लादेश में ऐसा, तो अगर कहीं पे ऐसे चल रहा है ना, तो अप्रैल इज द मंथ कि वहाँ पे आपको बहुत बड़ा ट्रिगर होगा।
वैसा ही सेम फिगर आ रहा है अक्टूबर में, और जुलाई का थोड़ा पार्ट है जो वो, और ज़्यादातर वो पार्ट जहाँ पे पॉलिटिकल ऑलरेडी अनस्टेबिलिटी है ना, उसको ज़्यादा ट्रिगर करेगा। अच्छा, तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि कैसे उसको हैंडल करना है। ओके, राइट राइट राइट। और वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखें तो इट विल बी यूरोपियन और अफ्रीकन पार्ट। अच्छा, तो हम जैसे वर्ल्ड मैप को देखते हैं सीधा, तो बीच का जो पार्ट है वो बहुत सेंसिटिव रहेगा। ओके। ये पूरे सो आप लोग बेसिकली तो पूरे वर्ल्ड के मैप को 9 हिस्सों में डिवाइड कर देते हाँ हैं? वैसा करते हैं, जैसे वो कुंडली मुंडन बनाते हैं। एस्ट्रोनॉमी, हाँ बस मुंडन एस्ट्रोनॉमी का कुंडली अलग होता है, वो 9 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अच्छा, और उसके हिसाब से जो बीच का जो पार्ट आता है हमारा यूरोप और अफ्रीका पूरा आ जाएगा अगले साल में। हाँ उसमें, और खास करके यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ जहाँ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, अच्छा, ट्रिगर होगी। और उनको बहुत, यानी अगर हमारे कोई एनआरआईज वहाँ है जी। तो उनको पहले से प्लान कर लेना चाहिए, थोड़ा Students हैं। हाँ सिक्योर रहना चाहिए। ओके, एक्सपोर्ट जो करते हैं। एक्सपोर्ट्स वाले को तो बहुत संभाल के करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि अप्रैल महीना, जुलाई महीना और अक्टूबर महीना, ये 3 महीने हैं ऐसे कि थोड़ा अगर ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वॉर पे, जो उसी तरह की कोल्ड वॉर चल रही है, वो है चाइना ताइवान के बीच में। हाँ व्हाट अबाउट दैट? ये भी चाइना वाला मैंने बोला ना कि अभी तो कुछ नहीं है, 2025 में वो सेम उसकी 10% प्लस और माइनस गिन के चलो, हाँ। उसकी डेंसिटी में कोई फर्क बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। ये साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, या 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 में उस 10% प्लस और माइनस वो तो नेचुरल है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है। बट अगर यूरोपियन कंट्री में कुछ भी है उसका रिलेशन, तो ये यूक्रेन वाला जो पार्ट है ना, यूरोप कंट्रीज उसको पॉलिटिकल फेवर कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ कि रशिया और यूक्रेन वाला अगर जून में नहीं हुआ तो थोड़ा ट्रिगर ज़्यादा बड़ा हो सकता है वो। ओके, और इजराइल पैलेस्टीन? हाँ इसराइल पैलेस्टीन की अगर बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट ऐसी पोजीशन पे है अभी कि उसको अगले मई जून तक तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो वो ट्रिगर कोई चांसेस नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ का। कॉम्प्रोमाइज के चांस नहीं। उल्टा मैं तो सोच रहा हूँ अगर अप्रैल से पहले भगवान करे कोई हो जाए, या जून में हो गया तो ठीक है, बाकी अप्रैल महीना उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रांगली वाइब्स दे रहे हैं कि डिफिकल्टीज बढ़ेगी, कुछ अनवांटेड चीज़ें हो जाएगी, ऐसे बहुत भयंकर योग बन रहे हैं अप्रैल के आसपास। और अगर वो निकल गया जून में कुछ, उसके पहले समझ लो ये पॉलिटिकल जो बड़े चेंजेस हो रहे हैं अमेरिका में, जो हाँ, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि ये तीनों कंट्रीज़ का जो अगर वॉर है वो मैं आते सारी ख़त्म करूँगा, क्योंकि वर्ल्ड में थोड़ी पीस लानी है। हाँ तो वो वही, अगर मैंने बोला ना उनका आ रहा है फरवरी मार्च में, अप्रैल से पहले हो गया तो हो गया, बाकी अप्रैल महीना ट्रिगर हो जाएगा। फिर तो जून वाला जो मैंने बोला थोड़ा सा होप वाला पॉइंट है, गुरु महाराज के योग बन रहे हैं अच्छे से वर्ल्ड के लिए, तो जून में एक चांस है। नहीं तो फिर ये खास करके इजराइल वाला और यूक्रेन वाला जो है ना, वो बहुत ट्रिगर ज़्यादा हो जाएगा। चाइना वाला ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशंस बिटवीन सर्टन कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के बीच के संबंध बड़े तीखे हो रहे हैं आजकल, जैसे मान लो इंडिया बांग्लादेश, इनका क्या 2025 में रिलेशंस में बोलूँ तो इंडिया के लिए क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि ये मई के बाद जो हमारा पोजीशन हो रहा है, ऑलमोस्ट मई के बाद का जो पार्ट है वो पर्टिकुलर इंडियन रीजन्स जो है सब कॉन्टिनेंट्स उनके लिए प्रोग्रेसिव है। बट पॉलिटिकली पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को देख लो तो पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं है। ज्योतिष में लोग क्या बोलते हैं जैसे भगवान, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखना है। अभी यहाँ पे अच्छा है तो ये चारों सब कॉन्टिनेंट्स में आप देखोगे तो जो कंट्री इंडिया ही है कि ये मूविंग पोजीशन में है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और वो तीनों के लिए भी अच्छा ही है, अगर वो पॉलिटिकल थोड़ा भी स्टेबल करेंगे तो स्टेबल होने के चांस और प्रोग्रेस के चांस है। तो वो हमें बताता है कि इंडिया के रिलेशंस बेटर ही होंगे। इवन पाकिस्तान के साथ भी डेफिनेटली बेटर नहीं होंगे तो वी आर इन कंट्रोल पोजीशन। हाँ राइट, मतलब ऐसे खराब भी नहीं होंगे, पर नहीं हम कंट्रोल करेंगे, हमारा बेटर हो रहा है। ओके, यस, ठीक है, हम लोग बेटर है तो अपने आप उनका जो होना है हम कंट्रोल करेंगे कि भाई नहीं, हम कुछ पॉइंट रखने की पोजीशन पे आने जाएंगे। ओके, तो ये पोजीशन है। इंडिया और चाइना
सेम थिंग इंडिया और चाइना के देखो तो हम हमारे लिए प्रोग्रेसिव टाइम है जून के बाद इंडिया के लिए, तो वो हमारा रिलेशन भी बेटर करेगा। और यानी हम इनडायरेक्टली हमें कुछ ऐसा ग्रोथ मिलेगा या कंट्रोल मिलेगा भारत को कि जून के बाद भारत का स्टेटस एक वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत अच्छा होगा। हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, पॉलिटिकल ग्रोथ करेंगे, पावर में ग्रोथ करेंगे, यानी ग्रोथ करने के चांस है। इवन हमारा ये मानसून पे हमारा डिपेंड बहुत होता है, होपफुली पॉजिटिव बहुत है कि हमारा मानसून और हमारा इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तो ये सो मानसून कैसा है इंडिया के लिए, व्हाट डू यू से, आप क्या predict नेक्स्ट करते हैं? ईयर अच्छा रहेगा। अच्छा है, ओवरऑल उसका मानसून, क्योंकि मानसून के लिए भी बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, बट इन जनरल मैंने देखा है जो प्रोग्रेसिव है उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि मानसून बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो हमारा, क्योंकि हमारा इकोनॉमी उस पर बहुत डिपेंडेंट है, तो वो भी हमारे ये बता रहा है कि हम उसमें से कुछ गेन करेंगे। ओके, हम तो गेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सामने वाला जिसके साथ हमारे रिलेशंस नहीं अच्छे, मान के चलो जैसे इंडिया कनाडा, हाँ, अब बताइए इनके बारे में। कनाडा का मैंने बोला 2025 एंड आते आते कनाडा की हालत खराब होने वाली है। अच्छा, तो हम प्लस हो रहे हैं, कनाडा माइनस हो रहा है, और आके जाते 26-27 में तो और माइनस होने वाला है। तो वो पोजीशन बता रहा है कि हमारे लिए वो बेटर हो जाएगा अपने आप। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी नेचुरल क्लाइमेट सोच लो या पॉलिटिकल विंग्स बदलने वाली है कि एंड ऑफ द ईयर जाते जाते हम बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएं। यानी कि हमें झुक के भी सलाम करना पड़ेगा। ओके, मजबूरी में जैसे बोलते हैं ना सलाम ठोक लो, वैसा करना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, साइड उनका डाउन है। ओके, चलिए अब यहाँ पे दो अलग कंट्रीज आते हैं जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इंडिया के ऊपर इफेक्ट उनका बड़ा होता है, वो है यूएस एंड चाइना। इनके रिलेशन कैसे होंगे? यूएस चाइना की रिलेशन 2025 में तो नॉर्मल है, कुछ बड़ा नहीं है। अच्छा। 2025 के बाद उसका है, बट 25 तक तो यूएस चाइना का कोई ऐसे, यानी जो है यथास्थिति बोलते ना, जो भी 25 का आप देख लोगे ना, तो आप यूरोपियन कंट्रीज को फोकस करो। यूरोपियन कंट्रीज में जो ट्रेड कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में जो भी चल रहा है, वहाँ पे आपका फोकस रहेगा। जो भी बड़ा उथल पाथल होगा, बहुत ही डिस्टर्बिंग होगा यूरोप और अफ्रीका, और ज़्यादातर के यूरोप। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ जहाँ भी सेंसिटिव है, बॉर्डर पे है चीज़ें, पॉलिटिकल बॉर्डर पे है, अब क्विक उसको ट्रिगर करेगा। ये यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट है, पब्लिक, इवन उनके पब्लिक के लिए भी। जी जी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो बिजनेस पर्सन है जिनके साथ वहाँ ट्रेड चल रहा है, या हमारी जो पॉलिटिकल भी, वो वहाँ उनको थोड़ा सेफ रहना चाहिए, थोड़ा हमारा सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, हमें वॉच रखनी चाहिए। और जो मैंने बताया कि अप्रैल महीना, जुलाई का मिड पार्ट और अक्टूबर वाला पार्ट, वो अगर वहाँ पे कोई इवेंट बनने वाली है, समझ लो इलेक्शन है, या वहाँ पे कोई निर्णय आने वाला, डिसीजन आने वाला किसी भी चीज़ का, तो वो नॉट फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी। ओके, चलिए अब हम आते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। एक इंडस्ट्री जो है जब से शुरू हुई तब से हमेशा उसने इंडिया को एंटरटेन किया है, वो है बॉलीवुड। लेकिन अगर हम 2 साल निकाल दें कोविड के, तो ये इंडस्ट्री ने काफ़ी हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। 2024 बॉलीवुड की इतिहास में सबसे वर्स्ट ईयर रहा। व्हाट अबाउट 2025? 2025 में मैंने देखा था उसका कि अच्छा है, इवन टोटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है। अच्छा, और सेकंड हाफ इज बेटर। ओके, तो आप सेकंड हाफ में आप देखना कि हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो बहुत अच्छा करेगा, ओके, इन टर्म्स इकोनॉमिक और ऑल एस्पेक्ट। तो वो पूरे इंडस्ट्री के साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए वो पार्ट अच्छा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ नया आया, जैसे OTT बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी प्रोग्रेसिव चार्ट बहुत ही रहेगा। मैं पर्टिकुलर बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मी भी बॉलीवुड में जो मूवीज़ है उसको फोकस करके OTT में मूवीज़ बनाना हो जाए, लेकिन वही तो रहा, रास्ता मिल जाएगा उनको। पर मौलिक भाई OTT ने ही तो बॉलीवुड को थोड़ा परेशान, लेकिन वो रास्ता मिल जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब वो हमें ज्योतिष वो नहीं बताता कि एग्जिट क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ हमें सॉल्यूशन वाला टाइम है, तो कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे वो। अच्छा, कुछ ऐसा अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे वो इंडस्ट्री को अपग्रेडेशन मिलेगा।
सर्वाइव हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। हाँ, अब वो रास्ता कैसा होगा वो तो वो इंडस्ट्री के बंदे या टाइम नज़दीक आएगा तब हमें पता चलेगा। जैसे किसको पता था कि भाई जैसे ये चैनल्स वाला डिश टीवी और जब हम कर रहे थे वो ओटीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा कुछ नया फॉर्मूला आ जाएगा जिससे उनको सर्वाइवल मिल जाएगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो 2024 में AI वॉज वेरी प्रॉमिसिंग। 22-23 में लॉन्च हुआ, 23 में उसने फुटहोल्ड लिया, 24 में काफ़ी प्रोग्रेस किया और 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर रहेगा उसको? बहुत बढ़िया। क्या वो लोगों की जॉब खा जाएगा, लोगों को डराएगा, या फिर वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगा? डराएगा तो मैं बोल सकता हूँ, जॉब खा जाएगा नहीं जाएगा मैं एकदम स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बट जॉब खा जाएगा उसकी रास्ता कुदरत अपना रास्ता बना लेती है। तो ये तो ऐसा था ना कि जब कंप्यूटर आए थे लोग बोलते थे कि लोगों की जॉब चली जाएगी, लेकिन लोगों ने कंप्यूटर को अपना लिया। ऐसे एआई को अपना लेंगे, बट डराएगा क्योंकि अभी शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो प्रजा एक जैसे बोलते हैं ना एक क्लैरिटी में नहीं रहेगी। दुनिया की कोई भी प्रजा की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट। इसलिए आप देखो विद्रोह पिछले दो साल में, पिछले साल में भी हमने 2-3 बड़े विद्रोह देख लिए, प्रजा का तख्ता पलट देख लिया। तो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बना रहा है कि एक प्रजा एक कंफ्यूजन में रहेगी, और वो ही बता रहा है कि कोई जो बोलते हैं ना रहस्यमय चीजें होती है, वहां से एक हमें डर भी लगता है। जैसे अंधेरा होता है तो हमें डर भी लगता है, पर हमें टेम्पटेशन भी लगता है, क्या होगा, क्या आप किसी को बोले उधर मत देखना तो पहले उधर ही देखेगा। तो ये ऐसी चीज है कि रहस्यमय चीजें आएंगी, तो ये एक रहस्यमय जैसी चीज है, तो उससे बहुत, और इसमें थोड़े कंट्रोवर्सी भी बहुत बढ़ने वाले हैं। क्योंकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल के साथ का कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि कंट्रोवर्सी जो मैंने पूरे जैसे मुंडन एस्ट्रोलॉजी में देख रहे तो अगले साल 2025 का मैंने बताया ना, अप्रैल जुलाई और अक्टूबर ये इवेंटफुल रहेंगे, तो वो कंट्रोवर्सी वाला रहेगा, जैसे कुछ नेगेटिव वाला रहेगा, बट ओवरऑल एआई वाला फील्ड है, रहस्यमय चीज़ है, कुछ नई इन्वेंशन भी आपको देखेगी, नॉट एन एआई। करेक्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ एक बड़ा रिवोल्यूशन आपको इन्वेंशन भी मिलेगा। बट एआई में भी पर्टिकुलर बात करूं तो वो 2025 में प्रोग्रेसिव है विद कंट्रोवर्सी, बट उसको आपको डेफिनेटली उसमें से मिलेगा। जॉब खा जाएगा वो तो मैं नहीं बता सकता, बट नहीं लग रहा है, बट डरेंगे जरूर अगले थोड़े टाइम तक, फिर धीरे धीरे अपना लेंगे। तो जैसे कि आपने मुंडन एस्ट्रोलॉजी की बात करी, तो मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो गया। मुझे जानना है कि इंडिया इन 2025। इंडिया इन 2025 में मैंने बताया ना, 2025 में जून में जैसे ही ग्रह चेंज हो रहे हैं बहुत सारे, अभी जो पोजीशन है उसको छोड़ के 2000 मैंने जैसे देखा है मई के बाद प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। यानी हमारा जो भी हर्डल्स है, जो पॉलिटिकल थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, थोड़े टेंशन होगा, वो सब मई के बाद धीरे धीरे हटेंगे, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन, और जून के बाद वो एकदम फ्लाइट पकड़ लेगा। आपको जैसे बोला गाड़ी हमारा 4th गियर में हो गया, वैसा एकदम स्मूथ चलेगा और अच्छा प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो 2025 सेकेंड हाफ हमारे इज वेरी गुड फॉर इंडिया, भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ से देख लो या कुछ भी देख लो, तो अगर हम बिजनेस की बात करें, हाँ, इंडस्ट्रीज की बात करें, हाँ, तो स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए कैसा रहेगा 2025? बहुत अच्छा रहेगा। आप उसको प्लान कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे नए मिलेंगे। आप स्टॉक मार्केट्स में देखोगे तो उसको अपग्रेडेशन मिलेगा, तो आपको नए नए बहुत सारे स्टार्टअप्स भी मिलेंगे। ओके। और वर्ल्ड इन 2025? वर्ल्ड में जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड को बहुत ही, यूरोपियन कंट्री को छोड़ दो, उसमें जो भी डिफिकल्टीज मुझे दिख रही है 2025 में, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा दिख रही है। अच्छा। और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है जुलाई महीने में, और जुलाई महीने के बाद खास करके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला पार्ट है, अफ्रीका का बॉटम पार्ट है, जो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज रहेगी, थोड़े चेंजेस रहेंगे, थोड़ा ऑब्स्टेकल्स, रेजिस्टेंस रहेंगे, बट यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत प्रोमिनेंटली डिस्टर्ब रहेगी। बाकी सारा जो वर्ल्ड का पार्ट है 2025 में ओवरऑल नेचुरली गुड है। प्रोग्रेसिव में हमारा सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है भारत का, वो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव रहेगा, तो वो हमारा एरा स्टार्टिंग वाला पार्ट है। जैसे मैंने शायद आपके ही पॉडकास्ट में बोला था, 2011 में भी मैंने बोला था, 2010 में टीवी में बहुत जगह पे, कि 2037
वो हमारा टाइम है भारत का। अच्छा। तो लास्ट पॉडकास्ट में मैं आधा जी। यहाँ बोला था, और मैं 2010 से बोल रहा हूँ, तब तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा था, अनस्टेबिलिटी थी, गवर्नमेंट भी कभी हमारा हाँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बना था। पर ये ग्रहों ने अपना काम शुरू कर दिया है। 2027 का जो बोलते हैं ना बेस शुरू हो चुका है 37 का। ओके, अब आते हैं हम शेयर मार्केट, जो कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, ये मार्केट कैसा रहेगा? ये मार्केट इस साल मैंने बोला ना कि अच्छा ग्रोथ देगा, और ज़्यादातर आप उसको देखोगे ये मार्केट जो एक बड़ा फेज होता है हर साल, एक आपको मिल जाता है 3-4 महीने सलंग ग्रोथ मिल जाता है, 5 महीने तक ऐसा भी होता है। पर ये साल ऐसा नहीं दिखेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा। अल्टीमेटली आपको उसका रिटर्न अच्छा स्टॉक मार्केट में मिलेगा, बट ये अप डाउन के साथ स्टेडी वेव्स में चलने वाला इस साल है अच्छा, स्टॉक मार्केट। तो उसका जो हमेशा जो कब बर्स्ट शॉर्ट होती है, शायद इस बार थोड़ी और ब्रॉड हो जाएगा। हाँ, अच्छा broad हो जाएगी। और इस बार हमें थोड़ा जो भी इन्वेस्टर है उनको मैं सलाह दूंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच पे रहना, अच्छा। तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जल्दी समझ के आप जितना एग्जिट करोगे, अप डाउन आपको छोटे छोटे मिलने, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि जितने आप ट्रिगर पॉइंट पे एग्जिट किया, एंट्री किया, तो आपका प्रॉफिट मिलेगा। या आपने स्टेडी रहे संभल के, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट वाला एक स्टेडी प्रोग्रेस इसमें मार्केट में मिल जाएगा। बट ये ना तो क्रैश वाला मार्केट है, ना तो बूम वाला मार्केट रहेगा। अच्छा, तो इट इज अ स्टेडी मार्केट। स्टेडी मार्केट मैं बोल सकता हूँ, बट प्रोग्रेसिव स्टेडी। प्रोग्रेसिव स्टडी। या हमारा स्टेट गुजरात। गुजरात का तो ऐसे मैंने बहुत फोकसली उसको स्टडी नहीं किया, बट जैसे मैंने बोला ओवरऑल ग्रोथ इंजन गुजरात भारत का है, तो हमारा एक पार्ट रहता ही है हमेशा। गुजरात तो नंबर 1 रहते हैं। हाँ, तो और मैंने सीएम साहब का कहीं पे मैंने प्रेडिक्शंस किया था, तो मुझे वो याद है जी। तो इट विल बी ए प्रोग्रेसिव टाइम फॉर सीएम एंड गुजरात दोनों के लिए, क्योंकि भारत का अच्छा है तो गुजरात का, और सीएम का अच्छा है इसलिए भी गुजरात का, तो ओवरऑल स्टेट के लिए इट विल बी ए गुड टाइम। ओके, अगर हम इंडस्ट्री को देखने जाएं तो कौन सी इंडस्ट्री है जिसको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए? मुझे डराना नहीं है, बट ओनली थिंग इज दैट पावर इंडस्ट्री। पावर इंडस्ट्री को अगर ध्यान रखना है तो पावर इंडस्ट्री को, एनर्जी वाली जो फील्ड है, हाँ। उस सब में अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी ये 2025 में। अनसर्टेनिटी में बोल रहा हूँ, तो अनसर्टेनिटी दोनों तरफ होती है, बट जो भी रहेगा अनसर्टेनिटी वाला, पावर एनर्जी वाले जो प्रोडक्ट है, ये बोल लो गैस इंडस्ट्री आप ले लो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री ले लो, जो एनर्जी से सर जुड़ी हुई है, उसमें आपको अनसर्टेनिटी बहुत ही दिखेगी ये पर्टिकुलर 2025 में। ओके, आप इतना सारा स्टडी करते हैं बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं आपसे। अच्छा, एक कम्युनिटी में अगर हम देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर अभी तक तो बड़ा ऊपर भाग रहा था। हाँ, और सिल्वर अभी नहीं, मैंने अभी स्टडी किया था, क्योंकि मैं अभी तो मेरा कमोडिटी में काम थोड़ा कम है, बट क्लाइंट्स आते हैं स्टॉक मार्केट वाले तो पूछते रहते हैं, तो सिल्वर अगला घोड़ा सिल्वर है। अच्छा, सिल्वर अगला वाइट हॉर्स है। हाँ, जोरदार है। अगर अभी आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट फ्यूचर्स में 2025 नेक्स्ट और अगले फ्यूचर्स में आपको सिल्वर बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से सिल्वर। करेक्ट, फाइन। अब हम आते हैं कुछ एक लोगों के बारे में जानने जो इंडिया में कुछ समय से न्यूज़ में है बिजनेस में, एंड मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली फॉर द राइट रीज़न। तो हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, जोमेटो के ओनर। अच्छा, जोमेटो का जो मैंने देखा था, क्योंकि उनका अगर बात करें तो दीपेंद्र गोयल जी की कुंडली अगर वो लीड करते हैं डिसीजन मेकिंग उसमें है, ऐसा हम बजूम करते हैं, तो अगला 2025 तो बहुत प्रोग्रेसिव है। अच्छा, और उनको उनके डिसीजन वाइज होंगे, जो रिस्क लेंगे वो आउटकम देगा, तो उनका रिस्क टेकिंग भी बढ़ेगा, डिसीजन वाइज भी होगा, और उनको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा। अच्छा, आउटसाइडर सपोर्ट जो बोलते हैं किसी का, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके। तो जोमेटो के लिए अगर मैं बात करता हूँ दीपेंद्र जी का, तो उनका तो ये प्रोग्रेसिव टाइम है 2025। सो ही कैन टेक एज मच डिसीजन लेंगे जो, या उन्होंने कुछ बड़ा रिस्क ले लिया, तो वो अल्टीमेटली वो आउटकम में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो हम जोमेटो का प्रोग्रेस हम देख सकेंगे। ओके। ओयो? ओयो में अगर देखें तो रितेश जी की कुंडली की अगर बात करते हैं तो रितेश जी की कुंडली में थोड़ा डिफिकल्टीज है, बट इट इज नॉट लाइक के वो वर्स्ट पोजीशन पे है, बट पिछले जो टर्म्स थे उससे तो थोड़ा बेटर रहेगा पिछला जो टर्म्स था, बट उनके डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ऐसा आपको दिखेगा, फ्लक्चुएशंस जैसे बोलते हैं, घबराहट जैसा दिखता है। तो डिसीजन में अगर उनके जो एडवाइजरी लोग हैं वो अगर उनका सुने, जरूर देंगे तो एडवाइजर वाले अच्छे, पर वो सुनेंगे नहीं। तो सुन लेंगे तो प्रॉपरली, बट एक सुलझा हुआ एक मध्यम सा योग बन रहा है उनका। तो नॉट जैसे जोमेटो का मैंने बताया प्रोग्रेसिव था, तो ये इनका ना नीचे जा रहा है ना ऊपर बहुत जा रहा है, तो बट अच्छा है। पिछले जो अभी हमने देखा है उनका, उनसे एक प्रोग्रेसिव मैं बोल सकता हूँ रितेश जी का है। तो ओयो थोड़ा स्टेडी ग्रोथ है, स्टेडी ग्रोथ दिखेगा उसका। ठीक है। अब आते हैं बायजूस। बायजू का उनका देखो, जैसे मैंने उनका मत बहुत जल्दी स्टडी किया था क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ है, मैं भी उनसे एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा था, तो मिलाओ मैंने ऐसे काम किया था। तो मैंने देखा था एक सितंबर महीना, ये नहीं पहले सितंबर में उनका बहुत ख़राब था, तो मैंने देखा उसके 2 महीने के बाद उनका कंपनी ने बहुत सारे स्टाफ ले लिए, फिर वो डाउनफॉल बहुत देखा, सेम पीरियड आ रहा है। तो अभी फिर से बायजू में जितना भी डिसीजन आएगा वो कुछ गलत होगा, अनसर्टेनिटी वाला, थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय करना, थोड़ा डर के निर्णय लेना, घबराहट में निर्णय लेना, वैसे टाइम आ रहा है। थोड़ा स्ट्रगल वाला टाइम है उनका 2025, तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टाइम। थोड़ा संभल के करना चाहिए, बहुत संभल के काम करना चाहिए। तो उनके लिए ये योग बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। तो जोमेटो का अच्छा है, बट बायजू का तो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट मुझे टाइम दिख रहा है। ठीक है, उनको बहुत संभाल के करना चाहिए। ओके। और कोई प्रेडिक्शंस आप मौलिक भाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवा ली। हाँ, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा ध्यान रख लो? ध्यान रखने वाली तो मैंने बता दी। अगर मैं बोलना चाहूँ कि जहाँ से आपको अच्छा हो वो इंडस्ट्रीज में अगर बात करें तो वो इंडस्ट्री बायजू का खराब है, पर वो एजुकेशन इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है। अच्छा। एजुकेशन इंडस्ट्री प्लस जो हमारे रिलीजियस चीज़ों से जुड़ी चीज़ें हैं, जो हमारे आर्ट से जुड़ी चीज़ें हैं, जो हमारे फूड से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारी इंडस्ट्री में ग्रोथ इस साल बहुत अच्छा दिखेगा आपको। इट विल ए प्रोग्रेसिव टाइम फॉर दैट। अच्छा। और एक मैंने जैसे बताया, कुछ हमें इनोवेशंस भी बहुत सारे मिलेंगे। तो रिसर्च से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें है वो उनका अगर हम वेट कर रहे हैं तो कुछ नया हमें मिल जाएगा, दुनिया को कुछ अच्छा मिल जाएगा, कुछ नया रिसर्च बाहर आएगा। ऐसा ये साल 2025 रहेगा। आम आदमी, आम इंसान भारत का, इंडिया का अगर कुछ बेटर करना चाहे तो एस्ट्रोलॉजी उसके लिए क्या रिकमेंडेशन देती है? मैं तो सबसे पहले बोलूँगा एस्ट्रोलॉजी से प्लानर। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कॉस्मिक देखो, 3 चीज़ होती है जो किसी भी रिजल्ट पे असर करती है। सबसे पहला होता है पुरुषार्थ। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं मैं तो पुरुषार्थ में मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ। मैं बोला भाई पुरुषार्थ कब करना और कहाँ करना ये एस्ट्रोलॉजी बताता है। करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं बोलता पुरुषार्थ मत कर, बट कब करना। जैसे हम मैनेजमेंट पढ़ते क्यों है? बेटरमेंट के लिए, मैनेज करने के लिए ना। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कर्म कब करना है और कहाँ करना है। ओके। तो अगर आप पुरुषार्थ, दूसरा होता है प्रारब्ध। हम फिलोसॉफी मानते हैं कि हमारे कुछ है, कुदरत है, भगवान है जो आप पे असर करता है। और तीसरा होता है कॉस्मो, यानी ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस। ओके। तो कॉस्मो वाइब्रेशंस हम आपको बताते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी बताता है। पुरुषार्थ आप करते हो। अब भगवान का पार्ट हमारे को किसी को पता नहीं है, उसको छोड़ दो। बाकी 3 में से 2 यानी 66% आपके हाथ में है। तो अगर आप कॉस्मो वाइब्स को जान लेते हो, उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हो, उसके लिए हम एक प्लानर भी बनाते हैं। पूरे साल का आपका प्लानर दे देते हैं कि कौन से, जैसे एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सोशल, कौन से पार्ट में आपका कैसा रहेगा, वीक, मंथ, डे, उस हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करो, प्लान करो कि भाई आज मुझे पता है कि भाई मेरा सोशल अगले 2 महीने अच्छा नहीं है, तो मैं सोशल चीज़ों को अवॉइड करूंगा, और एल्स मैं उसको बहुत ध्यान से करूँ। और करियर बहुत अच्छा है तो मैं करियर में फोकस कर लूँगा।
तो आपको कब काम करना है, किस फील्ड में ध्यान रखना है, किस फील्ड में ज़्यादा कर लेना है, अवॉइड कौन सा करना है, वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो कॉमन इंसान को एक प्लानर की तरह एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, और इसको प्लानर की तरह यूज़ करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कल बारिश गिरने वाली है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे ही निकल गए। अगर आपको पता है कल बारिश गिरने वाली है, तो आप बारिश के अकॉर्डिंग तैयार होके जाओ, तो आपको डिफिकल्टीज कम आएगी। तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये सिखाता है। ओके, तो मौलिक भाई, हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे जानी, आपने काफ़ी कुछ प्रोडिक्शन से हमें बताया। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि आप आए, इतना टाइम निकाला। और जो इस समय जो समय जा रहा है, ये जो दिसंबर मंथ और लास्ट वीक है, ये आप लोगों के लिए तो बड़ा बिजी है। आप हर चैनल आपको बुलाती है कि आके प्रोडिक्शन करिए, तो उस इसी बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए एक टाइम निकाला। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। और हम जनवरी फरवरी में एक बार फिर से आपके साथ एक अच्छा सा पॉडकास्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम पुराने किसी ग्रंथ के बारे में या पुराने किसी इवेंट जो है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसको लेके हम उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं। डेफिनेटली हम रामायण महाभारत पे कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ रिसर्च किया है। अच्छा। कॉस्मोलॉजिकल टाइमलाइन के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के हिसाब से, वो हम आपके ऑडियंस के साथ भी उसको शेयर करेंगे। ओके। रामायण में कैसा है, क्या लिखा था, हम क्या बायस रख रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, हमारी काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो रामायण की हमें पता भी नहीं है। तो सर, जैसे ना एक मूवी आने से पहले एक थोड़ा सा ट्रेलर होता है, कुछ ऐसा ट्रेलर आप बता सकते हैं? ट्रेलर में से जैसे हम दशहरा को रावण जलाते जी, बट जिस दशहरा को हम जलाते हैं उस दिन रावण का डेथ हुआ ही नहीं है, और ये वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, मौलिक भट्ट नहीं। अच्छा। और वो किस दिन हुआ था एग्जैक्टली, वो हम आपको बताएंगे। और वैसे तो बहुत सारी तथ्य है, जैसे लक्ष्मण रेखा के बारे में है, राम आगमन के बारे में है, ओके। राम जी का विवाह के बारे में है, बहुत सारी तथ्य है जो रामायण में है। वो कैसे है, कौन सी देर वाल्मीकि रायकुत रामायण में, वो हम आपको बताएंगे। वाह, चलिए, सो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका ट्रेलर। हम बात करेंगे आपसे समवेत इसके बारे में। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। और आते रहिए हमारे पॉडकास्ट में। आपका प्रेम और आपके ऑडियंस का प्रेम, शायद ऑडियंस का प्यार है आपके प्रति, कि Definitely आपको बुलाते रहते हैं और कहते हैं कि मौलिक भाई को बुलाइए, सो हमें बुलाना पड़ता है। डेफिनेटली राइट हो। थैंक यू मौलिक।